हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। यानी अकाउंटिंग का वैसा कैरेक्टरिस्टिक जो मनी के टर्म्स में नहीं होने के बावजूद भी वो अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि अकाउंटिंग में हम उन्हीं सारे चीज़ों की एंट्री करेंगे, उन्हीं सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म में हो। लेकिन अकाउंटिंग का यहाँ पर कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो क्वालिटेटिव है, यानी गुणात्मक है, यानी वो मनी के टर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी हम अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं या जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को दे रहे हैं, उसमें उस अकाउंटिंग में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि मनी के टर्म में नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसको अकाउंटिंग जब हम बना रहे हैं, अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों में ये सारी बातें होनी चाहिए जो मनी के टर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें होनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, यानी वैसा कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग का जो गुणात्मक है, जो मात्रात्मक नहीं है, जो मनी के टर्म में नहीं है, उसको भी हम यहाँ पर अकाउंटिंग में शामिल करेंगे। तो क्या क्या चीज़ों को हम अकाउंटिंग में शामिल करेंगे, यानी क्या किन चीज़ों को हम सोच करके अकाउंटिंग करेंगे। तो ये सारा चीज़ें है आपका। पहला है रियलाइबिलिटी, दूसरा है रेलेवेंस, तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, चौथा कंपैरेबिलिटी और पांचवा है फेथफुल प्रेजेंटेशन। ये सारा जो भी हम पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ये अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मनी के टर्म में नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही हम अकाउंटिंग करेंगे। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला आपका क्या है? रियलाइबिलिटी। रियलाइबिलिटी का मतलब होता है भरोसा करना। यानी जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, बोथ है ना। इंटरनल यूज़र में आपको बताए थे, आपका था ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर, और एक्सटर्नल में आपका क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक वगैरह, ये सब कुछ हो गया। तो ये सारे यूज़र थे। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग के यूज़र हैं, उनको अकाउंटिंग पर भरोसा होगा, अकाउंटिंग में दिए गए इंफॉर्मेशन पर भरोसा होगा, तभी जो है यूज़र्स वो क्या करेंगे? अकाउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे किसी भी बिजनेस के इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। अदरवाइज वो अकाउंटिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो याद रखिए कि कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेस्टर किसी बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करेगा, पैसा तभी लगाएगा जब उसको उस बिजनेस पे भरोसा हो। अगर वो बिजनेस कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश करेगा, कुछ चीज़ें हाइड करेगा, कुछ चीज़ उसके बिजनेस में कुछ चल रहा है, प्रॉफिट को छुपाने की कोशिश करेगा, है ना, अपने लॉस को छुपाने की कोशिश करेगा। प्रॉफिट को तो जाहिर सी बात है बढ़ा करके दिखाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। लॉस अगर हो रहा है तो उसको छुपाने की कोशिश करेगा, ताकि मेरा ये पब्लिक के बीच में इमेज ना चला जाए कि हम तो लॉस में जा रहे हैं, ताकि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना ना छोड़ दे, क्रेडिटर हमको उधार में सामान देना ना छोड़ दे। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस क्या चाहता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दे वो बिल्कुल साफ सुथरा दे। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको अकाउंटिंग से, यानी अकाउंटिंग जो है यूजर्स को ये सारा इन्फॉर्म करेगा। अब बताइए, अगर अकाउंटिंग गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा तो यूजर्स के बीच में या पब्लिक के बीच में ये इमेज चला जाएगा कि अरे अकाउंटिंग पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, ये तो भरोसे के लायक ही नहीं है, ये तो बिजनेस का सही इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है। तो बताइए कि फिर अकाउंटिंग करने का फ़ायदा क्या रह जाएगा। तो सबसे पहला है आपका रियलाइबिलिटी। रियलाइबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीय होना चाहिए। अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है अकाउंटिंग, वो सब कुछ कैसा होना चाहिए? बिल्कुल भरोसेमंद होना चाहिए। आप भी मार्केट में बहुत सारा सामान खरीदने जाते हो। अब जब मार्केट में सामान आप परचेस करने जाते हो तो सारे जगह सब सामान नहीं परचेस करते हो। कुछ दुकान पर, कुछ शॉप पर आपका भरोसा हो जाता है कि अगर यहाँ से हम खरीदेंगे तो अच्छा राशन मिलेगा, यहाँ से अगर हम खरीदेंगे तो अच्छी क्वालिटी की हमें ज्वेलरी मिलेगी, है ना। तो बहुत सारा जब आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, कहीं गोलगप्पा ही खाने जा रहे हो तो हाँ, यहाँ पर टेस्टी मिलेगा, यहाँ पर अच्छे तरीके से हमको खिलाया जाता है। तो आप जब मार्केट में जाते हो तो आप हमेशा क्या सोचते हो कि हमेशा हमको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, हमको कम दाम भी देना पड़े और हमको क्वालिटी भी मिले। ये चीज़ आप हमेशा चाहते हो।
कोई भी कस्टमर यही चाहता है। उसी तरीके से जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है वो भी ये चाहते हैं कि अकाउंटिंग से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिले वो कैसा हो, तो रियलाइबल हो, रियलाइबिलिटी हो, उसमें वो विश्वसनीय होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर अकाउंटिंग पे से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, और जब अकाउंटिंग पे से लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा, बिजनेस का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हमेशा ये बात को ध्यान में रखा गया है कि अकाउंटिंग जो किया जा रहा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए करना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपको अकाउंटिंग यहाँ पे करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग दे रहा है वो कैसा होना चाहिए, रियलाइबिलिटी, यानी वो विश्वसनीय होना चाहिए। अच्छा, कैसे विश्वसनीय हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो दे रहा है कैसे विश्वसनीय हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको ये बात समझाते हैं। जैसे मान लें कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कितने का खरीदा ये इन्फॉर्मेशन देना है। आपने प्रॉपर्टी खरीदा, कितने का खरीदा ये इन्फॉर्मेशन देना है। अब हम अपने मन से बोल देंगे कि हमने जो प्रॉपर्टी खरीदा है वो 50 लाख रुपीज़ का खरीदा है, 50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी खरीदा है। तो कैसे इस पर भरोसा किया जाए, क्या मुंह से बोल दे तो भरोसा हो? नहीं, प्रॉपर्टी डीड होगा इसके लिए, उस डीड पर लिखा हो कि उस प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है ना। तो उससे पता चलेगा कि वाकई में आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है या नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन पर भरोसा तभी किया जा सकता है जब आप उसको वेरीफाई कर सकें। अगर आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाइएगा तो आपका उसके ऊपर भरोसा भी नहीं होगा। एग्जाम्पल एक और से आपको हम समझाते हैं कैसे भरोसा होना चाहिए। आपके घर पर आपको आपके पापा ने कहा कि जाओ मार्केट से सामान लेकर आओ। आपके पापा ने कहा कि जाओ मार्केट से सामान लेकर के आओ, और आपको क्या किया, एक 500 रुपये का नोट दे दिया, 500 का नोट दे दिया, और एक लिस्ट दे दिया कि ये सामान लेकर के आओ। आपने दुकान से सामान खरीदा और इसको ले जा कर के घर पे दे दिया, ठीक है। अब आपके पापा ने आपसे कहा कि वाकई में 500 रुपये लगा है क्या, कि कुछ पैसा तुमने अपने पॉकेट में रख लिया है, जेब में रख लिया, जो तुम बता नहीं रहे हो। आप कहो कि जी बिल्कुल, हमने 1 रुपया भी नहीं बचाया है, पूरे 500 का ही ये सामान है। बताइए, क्या आपके पापा आप पर भरोसा कर सकते हैं? आपके बोली पर हो सकता है कि उनको भरोसा ना हो आप पे, क्योंकि आपने जो सामान खरीदा है उस सामान का आपने कोई रसीद नहीं लिया है दुकान वाले से। अभी हम बात करें रसीद की, कि कोई रसीद नहीं लिया है। जैसे होता है ना कि कौन कौन सामान राशन लेने जाते हो, तो राशन जब आप लेने जाओगे तो पूरा दाम लिख करके आपको पेपर में देता है, या फिर आपका जो है रसीद बना करके देता है, कैश मेमो देता है। ये सारा चीज़ें आपने नहीं लिया वो चीज़, और लाके 500 का सामान आपने रख दिया। तो अगर बोलेंगे कि ठीक है 500 का सामान है, तुम बोल रहे भरोसा, कोई तरीका है जिससे वेरीफाई कर सको? तो बोला कि नहीं, हम तो कुछ लिए नहीं, कोई रसीद वगैरह हम लिए नहीं, कोई हमको वो दिया नहीं करके। तो आप पर क्या भरोसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शन करके आए हो, जो सामान लेकर आए हो, उसका आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हो कि वाकई में 500 का सामान है, ठीक है। अब फिर से 500 देकर के दोबारा आपके पापा ने भेजा। इस बार आपने पक्का बिल बनवा के लाया कि देखिए ये आपका जो है राइस है, ये आटा है, ये शुगर है, ये आपका टी है, कॉफ़ी है, जितना भी है सामान, इसका टोटल यहाँ पर 500 रुपीज़ होता है। एक पक्का बिल आपने बना करके लाया, और इस बार जो है बिल सामान के साथ आपने बिल भी दे दिया। आपने बिल दिया, पापा ने कहा आपके कि क्या खर्चा हुआ है, क्या 500 रुपये वाकई में लगा है? आप कहोगे क्या, बिल देख लीजिए। यानी आप जो ट्रांजैक्शन करके आए हो, आप जो लेन देन करके आए हो, उसके लिए आपने एक सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी ट्रांजैक्शन जो आपने किया है, जो आपने सामान परचेस किया है, अगर हम चाहें कि उस ट्रांजैक्शन जो आपने जितना भी सामान परचेस किया है उसको हम वेरीफाई कर सके, तो ये रसीद जो आपने लेकर के आया है उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ देखिए चीनी इतने का, चाय पत्ती इतने का, आटा इतने का, सब कुछ का दाम सामने लिखा हुआ है, सम टोटल कितना है 500 रुपीज़। तब आप पे भरोसा आपके पापा का होगा। अदरवाइज आपके पापा का आप पर भरोसा नहीं होगा अगर आप मुंह से बोलोगे तो देखिए इसी को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। आपने सोर्स डॉक्यूमेंट यहां पर प्रेजेंट किया
घर के जो आपके बड़े मेंबर हैं उनके सामने। और इन्होंने क्या कहा कि हाँ वाकई में आपका जो भी सामान परचेस किया है इसको आप प्रूफ कर रहे हो सोर्स डॉक्यूमेंट के ज़रिए। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है अब उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो यही कहता है कि रियलाइबिलिटी मतलब अकाउंटिंग का लोगों पे भरोसा कब होगा, जब वो सोर्स डॉक्यूमेंट से इस बात को साबित किया जा सके, यानी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको वेरीफाई किया जा सके। अगर हम चाहें कि ये ट्रांजैक्शन का पता करना कि आपने 500 का सामान ला करके दिया है, अगर हम कभी भी चाहें कि उस डेट को क्या 500 का ट्रांजैक्शन हुआ था, तो हाँ आप सोर्स डॉक्यूमेंट देख लीजिए, एक एक चीज़ उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो अकाउंटिंग में भी सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, कुछ हर ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जैसे अगर आपने सामान परचेस किया जा करके, या कोई ट्रांजैक्शन हुआ कैश में हुआ तो कैश मेमो देगा, सेल्स इनवॉइस देगा, बहुत सारे आपका डॉक्यूमेंट्स होता है जो कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ट्रांजैक्शन का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वाकई में ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो किसी डॉक्यूमेंट से प्रूफ होता है तो उसी को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इस बात का जो ट्रांजैक्शन हुआ है इस बात का प्रूफ भी है। अगर अकाउंटिंग जब आप कर रहे हो, अगर सारे जितना भी ट्रांजैक्शन है सब का सोर्स डॉक्यूमेंट हो, तो बताइए कि वो रियलाइबल होगा कि नहीं, रियलाइबिलिटी यानी भरोसा के लायक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर रियलाइबिलिटी का मतलब ये है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो अपने यूज़र्स को, वो इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए ताकि यूज़र्स का उस पर भरोसा हो सके। क्लियर है बात, ये हो गया आपका रियलाइबिलिटी। अकाउंटिंग पर लोगों का, खास करके जो यूज़र्स हैं उस पर अकाउंटिंग पर भरोसा होना चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो मनी के टर्म्स में नहीं होने के बावजूद भी अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका रेलेवेंस इंफॉर्मेशन। रेलेवेंस का मतलब होता है उचित जानकारी देना। अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सारा उचित जानकारी दे अपने यूज़र्स को, इधर उधर की बातें ना करे। जैसे आप मुझसे पूछोगे, देखना रेलेवेंस का मतलब होता है उचित जानकारी देना। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है वो उचित जानकारी दे, बेकार की बातें करना सार्थक नहीं है, कोई इस्तेमाल के लायक नहीं है। जैसे आप मुझसे पूछते हैं कि सर आपके पास कितना रुपया है, सम टोटल बताइए तो आपके पास जोड़ जमा करके कितना रुपया होगा। हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेरा 5 बैंक अकाउंट है, मेरे पास जो बैंक अकाउंट है वो 5 अलग अलग बैंकों में मेरे पास बैंक अकाउंट ओपन है। क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है? आप पूछ रहे हैं मेरे साथ कितना आपके पास पैसा है, हो सकता है 5 बैंक अकाउंट में मेरे पास हज़ार रुपया हो, 5 ही हज़ार हो। तो 5 बैंक अकाउंट से इस बात का प्रूफ नहीं होता है कि मेरे पास 5 लाख रुपया है या 5 करोड़ रुपया है। 5 बैंक अकाउंट एक इररिलेवेंस इन्फॉर्मेशन है। कैसा इन्फॉर्मेशन है? रेलेवेंस यानी उचित नहीं है, इररिलेवेंस है यानी कि बेकार की जानकारी है ना। उसी तरीके से अभी हम आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं। अगर हम अकाउंटिंग पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपको केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, बीच में आपको फिजिक्स पढ़ाने लगे, तो क्या जो हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो फिजिक्स आपको हम पढ़ाएंगे, वो एक रिलेवेंस इन्फॉर्मेशन होगा? क्या उचित जानकारी होगा आपके लिए? आप बताओ। आपके लिए वो बिल्कुल ही उचित जानकारी नहीं होगा। हम बोलेंगे सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के बारे में ना दे करके आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में अभी हम बता देंगे, तो डिटेल उतना बता करके हम आपको करेंगे भी क्या? आप उसका क्या करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ के? आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया है, आपके एग्जामिनेशन में जो सवाल आएगा वो अकाउंटिंग से आएगा, अकाउंटिंग के बारे में लिखने आएगा, जितना भी आपका यूनिट है उसके अंदर से आएगा। हम केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको पढ़ा देंगे, तो बताइए क्या ये उचित जानकारी है? हम आपको रामायण महाभारत पढ़ाना शुरू कर दें, हम आपको संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दें अभी, तो आपके लिए, आप जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उसके लिए क्या ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा? क्या उचित जानकारी होगा? बिल्कुल भी उचित जानकारी नहीं होगा। आप कहोगे सर हम केमिस्ट्री अभी पढ़ के क्या करेंगे, मेरा पेपर अकाउंटिंग का आएगा और हम अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे?
तो बताइए कि हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो रिलेवेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं। हम फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दें, केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दें, संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दें, रामायण महाभारत शुरू कर दें, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इररिलेवेंस होगा, अनुचित जानकारी होगा, उचित जानकारी नहीं होगा। सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दें तो वो आपके लिए रिलेवेंस होगा। उसी तरीके से बिजनेस में डेटर होता है। डेटर समझा देते हैं। बिजनेस क्या करता है कि उधार में सामान खरीदता भी है और बेचता भी है। अब मान लीजिए कि उधार में सामान इस बंदे को बेचा गया 10,000 रुपये का। बिजनेस ने उधार में सामान बेचा, सेल किया 10,000 का, तो नियर फ्यूचर में ये जो बंदा है वो 10,000 रुपये बिजनेस को देगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बंदा कौन है? डेटर है। ठीक है। उसी तरीके से एक को ही बिजनेस सामान थोड़ी बेचेगा, बहुत सारे लोगों को उधार में सामान बेच सकता है, बहुत सारे लोगों को उधार में सामान बेच सकता है। किसी को 10,000 का बेचा, मान लो इसको बेचा 5,000 का, इसको बेचा 20,000 रुपये का, अलग अलग। तो ये सब कौन है? बिजनेस के डेटर हैं। डी लिख देते हैं। ये सारे बिजनेस के डेटर कहलाएंगे। ठीक है। अब आप पूछोगे अकाउंटिंग से कि बताइए कि डेटर कितने अमाउंट का है। तो अकाउंटिंग बोलेगा कि मेरे पास 3 डेटर है। अकाउंटिंग क्या इन्फॉर्मेशन दिया? अकाउंटिंग बोला कि मेरे पास 1, 2 और 3 डेटर हैं। क्या ये सही जानकारी, क्या ये रिलेवेंस इन्फॉर्मेशन है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए? क्या ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है? करेक्ट तो नहीं, करेक्ट तो दिया है, लेकिन क्या ये उचित जानकारी है? क्या ये रिलेवेंस है? मेरे पास 3 डेटर है। 3 डेटर से हमको क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ डेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। कितने का डेटर है, अमाउंट बताइए। तो 10,000, 5, 15,000 और 20,000 है ना, 27,000 नहीं 37, कितना हो गया? 20,000 हो गया, और 5 25,000 और 10 35,000 रुपये का मेरे पास क्या है? डेटर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटर है, बोलिएगा कि 3 डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन मत दीजिए। कितने का डेटर है? तो 35,000 रुपये का जो है वो डेटर है। 3 डेटर से यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है। ये 20,000 का है ना। ठीक। तो 35,000 का डेटर है, ये रिलेवेंस इंफॉर्मेशन है। नंबर ऑफ डेटर से हमको कोई लेना देना नहीं है कि 3 डेटर है कि 5 डेटर है कि 18 डेटर है कि 20 डेटर है, उससे हमको यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर है बात? तो 35,000 का मेरे पास डेटर है। अब चाहे 3 डेटर हो, चाहे 5 डेटर हो, चाहे आपके पास 10 डेटर हो, है ना। 3 डेटर है, बताइए कितने का है? 35,000। 5 डेटर है, हमको 5 डेटर से मतलब नहीं है, बताइए अमाउंट कितने का? तो 40,000 का। आप 10 डेटर है, उससे हमको 10 डेटर से कोई मतलब नहीं है कि 10 डेटर के, हमको बताइए 10 डेटर कितने का है। तो 10 डेटर अगर बताते हैं आपकी 50,000 रुपये का है, तो 50,000 हमारे लिए रिलेवेंस इंफॉर्मेशन है, ना कि नंबर ऑफ डेटर। क्लियर है बात यहाँ पे? तो जो भी जानकारी यहाँ पर अकाउंटिंग देता है वो कैसा होना चाहिए? रिलेवेंस होना चाहिए, उचित जानकारी जो है वो देना चाहिए। ये अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि मनी के टर्म्स में ना होने के बावजूद भी अकाउंटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। मनी के टर्म में नहीं है। उचित जानकारी देना क्या मनी के टर्म में है? नहीं, लेकिन फिर भी वो अकाउंटिंग का एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर हुआ बात? इसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी। चलिए, देखिए, सारा जैसा नाम है वैसा ही काम है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्या मतलब होता है? यहां पर अकाउंटिंग, अब जैसे यूजर्स, सारा तो यूजर्स ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब यूजर्स में कुछ यूजर्स जो होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और कुछ यूजर जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने यूजर्स को, या जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन सबको जानकारी कहाँ से मिल रहा है? अकाउंटिंग से ही मिल रहा है। और बताइए, अगर अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स जानकारी दे जो लोगों को समझ में ही ना आए, तो फिर ऐसा इंफॉर्मेशन क्या सही रह जाएगा देना?
मतलब कुछ ऐसा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाए, कुछ ऐसी बातें की जाए अकाउंटिंग में जो यूजर्स को समझ में ही ना आए। डेटर है, क्रेडिटर है, इन्वेस्टर है, ऑनर है, मैनेजमेंट है। अब हम उनके सामने ऐसी ऐसी बातें कर दें जो किसी के पल्ले ना पड़े। अब एक इन्वेस्टर बेचारा बैठा हुआ है कि हमको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर है, अब ये चाहता है कि बिजनेस में हम इन्वेस्ट करें। ये यूजर है, अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर है अकाउंटिंग का। अब ये चाहता है कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करें। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ये आदमी नहीं है, तो अकाउंटिंग इसको इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन देता है जो इसके पल्ले ही नहीं पड़ता है। तो क्या अकाउंटिंग को इस लेवल का बात करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि आप एक और एग्जांपल से ऐसे समझिए कि आप मेरे पास अकाउंटिंग पढ़ने आते हो और हम आपको एक अकाउंटिंग का डीके गोयल का बुक आपके हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि पढ़ लीजिएगा। तो क्या हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया या जो भी आपसे हमने बात कही वो सही है क्या? कि अकाउंटिंग खोलोगे, अब आप पढ़ना शुरू करोगे। अब आपने 11th में स्टार्ट ही किया है अकाउंटिंग को पढ़ना, और क्या सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी? ये सारा टॉपिक तो बुक में लिखा हुआ है ना, फिर भी हमको यहाँ पर समझाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम उसको आसान भाषा में कन्वर्ट करें, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप उसको समझ पाओगे। अगर हम इन सारे चीज़ों को एज इट इज़ जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे ही पढ़कर आपको हम सुना दें, बता दें और बोले कि आप खुद से पढ़ लो, तो क्या आप उन सारी चीज़ों को समझ पाओगे? क्या आप अंडरस्टूड कर पाओगे सारी चीज़ों को? क्या सारी चीज़ों को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो चीज़ों को समझाने के लिए आसान भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, जो इन सारे को जैसे बुक में लिखा है वैसे नहीं बता रहे हैं। इन सारी चीज़ों को तोड़ करके आसान भाषा में बता रहे हैं, ताकि क्या है, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, आप उसको समझ पाएँ। तो जाहिर सी बात है कि अकाउंटिंग जो है वो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने यूजर्स को, और अगर वो चीज़ों को तोड़ के ना बताए, चीज़ों को आसान भाषा में ना बताए, तो यूजर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या कहता है कि अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, यानी वो समझने के लायक हो। अगर वो समझने के लायक नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है जो भी यूज़र्स हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, वो अकाउंटिंग की बातों को समझ नहीं पाएंगे और करेक्ट डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर दैट दे आर अंडरस्टूड इजली बाय देयर यूजर्स, सच एज आपका इन्वेस्टर है, लेंडर है, एम्प्लॉय है, जो भी है, वो इतना सिंपल होना चाहिए अकाउंटिंग, और इतना लॉजिकल होना चाहिए कि कोई भी इंसान जो कि कम पढ़ा लिखा भी है उसको आसानी से समझ ले। ठीक है, तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग को देना होगा, तभी जाकर के अकाउंटिंग जो है वो क्या कर सकता है, उसका एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये भी जो है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी भी क्या कैसा कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि मनी के टर्म्स में नहीं है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आप चीज़ों को कंपेयर कर सकें। आपका जो बिजनेस का रिजल्ट है वो आप इस साल के रिजल्ट को अगले साल से क्या कर सके, कंपेयर कर सके। ठीक है ना? जैसे आपका बिजनेस का जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आपने आउट किया है बिजनेस का, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो अगले साल भी आप उसी मेथड, उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए करिए, ताकि आप कंपेयर कर सके। बार बार आपको प्रिंसिपल या मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात समझाते हैं थोड़ा सा, कंपैरेबिलिटी का क्या मतलब होता है। जैसे हमने आपका अकाउंट्स में मान लो एग्ज़ाम लिया, ए नाम का कोई लड़का है यहाँ पे, स्टूडेंट है, जिसका हमने 100 में एग्ज़ाम लिया अकाउंट्स के सब्जेक्ट का, और इसने कैरी किया मान लो 90 मार्क्स। ठीक बात है? ये टेस्ट 1 है। अब टेस्ट 2 में मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कि अब हम आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम नहीं लेंगे, अगर आप ऐसे लिखते हैं 80 से 100 के बीच में मार्क्स लाइएगा तो आपको ग्रेड ए देंगे। दूसरा, अगर हम कहते हैं आपको 60 से
अगर आप 80 तक लाते हैं तो आपको ग्रेड बी देंगे, और अगर आप 60 से नीचे लाते हो तो आपको ग्रेड सी मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट हम इससे ले रहे हैं, सेम दूसरा टेस्ट लिए, इस बार ये ग्रेड ए लेकर के आया। मान लो हमने इसको ए ग्रेड में रखा। अब बताइए कि क्या आप इसको, हमने मेथड को चेंज कर दिया। हम चाहते तो 100 नंबर का अगर एग्जाम लेते और ये 80 नंबर लाता तो आप सीधा सीधी यहाँ पर देख करके बोल सकते थे कि लास्ट टाइम इसने अच्छा स्कोर किया और इस बार क्या है 100 में 80 नंबर लाया, यानी इसने कम लाया, इस बार 90% लाया और इस बार 80% लाया। सीधा सीधी देख करके आप बता सकते थे, कंपेयर करके बता सकते थे कि इस बार का रिजल्ट खराब है। अगर ये 95 लाया 100 में तो बोलते कि पिछले बार से इसने अच्छा किया है। लेकिन अब हमने क्या किया, मेथड ही चेंज कर दिया और ग्रेड ए कर दिया। कंपेयर करके बताइए कि किस में रिजल्ट अच्छा हुआ। इसमें बोला 90 लाए और इसमें 80 से 100 के बीच में ये ग्रेड ए आता है। अब हो सकता है कि वो 81 भी लाया हो तो पिछले बार से खराब किया हो, या हो सकता है कि ये 95 भी लाया हो तो भी ये ग्रेड ए में आएगा, अगर ये 81 लाया हो तो भी ये ग्रेड ए में आएगा। तो क्या आप अपने रिजल्ट को कंपेयर कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने मेथड चेंज कर दिया है करने का। तो कंपैरेटिबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो है अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सके, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को, पिछले साल के रिजल्ट को करंट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर कर सके। आप अकाउंटिंग इस तरीके से करिए। अगर आप बार बार जो है मेथड चेंज कर दोगे अकाउंटिंग को करने का, आप मेथड चेंज कर सकते हो, अगर ज़रूरत पड़े तो मेथड चेंज कर सकते हो। ये नहीं कह रहा है कि नहीं कर सकते हो, हम आगे पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप मेथड चेंज कर सकते हो, लेकिन जब ज़रूरत हो तो अननेसेसरी आप कभी इस मेथड को, कभी इस मेथड को, कभी कभी कुछ और मेथड आप लगा दीजिएगा, सही नहीं है। आप कंपेयर नहीं कर पाइएगा। आप अपने रिजल्ट को ही दूसरे ईयर के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर पाइएगा। अगर आप सिमिलर टाइप का बिजनेस, मान लो कि कोई बिजनेस आपका डी है और सिमिलर टाइप का बिजनेस कोई ई है, अगर आप अपने रिजल्ट को इस बिजनेस से कंपेयर करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप क्या कहो कि जिस मेथड को, जिस प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हुए अकाउंटिंग कर रहे हो, उसको लगातार आप उसी मेथड से, उसी प्रिंसिपल से चलते रहो। 100 में एग्जाम ले रहे हो, 100 मार्क्स में कितना कैरी किया, आप उसी मेथड को फॉलो करो ना। अब मेथड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो कंपैरेटिबिलिटी का मतलब समझे। कंपैरेबिलिटी का मतलब हो गया यहाँ पर कि आप अपने रिजल्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि आप कंपेयर कर सकते हो, बार बार मेथड या प्रिंसिपल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपैरेटिबिलिटी क्या है आपका? ये है कि आप अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सको। अकाउंटिंग इस तरीके से करो कि जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग ने दिया है आप उसको प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को करंट ईयर से कंपेयर कर सको। ठीक है, तो ये भी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का, जो कि मनी के टर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, एक गुणात्मक विशेषता है अकाउंटिंग का। ठीक है बात। इसके बाद फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन क्या है? फेथफुल प्रेजेंटेशन, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। फेथफुल प्रेजेंटेशन, बहुत सारे बच्चों का जब हम कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी में वो इंफॉर्मेशन देते हैं, सारा लिखते हैं। अकाउंटिंग का डेफिनेशन पूछा गया है, वो अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिखते भी हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे को देखते हैं कि वो कॉपी भरने की कोशिश करते हैं। लिख तो रहे हैं सारी चीज़ों को, अकाउंटिंग का डेफिनेशन सब लिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ जो प्रेजेंटेशन होता है उनका वो इतना ख़राब होता है कि उससे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं निकलता है। हमको लगता है कभी कभी कॉपी पढ़कर कि बच्चे जान रहे हैं कि हाँ उसको डेफिनेशन पता है कि क्या है, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं कॉपी में। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो लिखने का है, आप लिख करके, आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगा, आपको लिखने के बेसिस पे आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको याद है, आपको जो मेमोरी में है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। और अगर लिखने समय आप प्रेजेंटेशन ठीक नहीं करोगे तो आपको लाख आपके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो, सारे आप अकाउंटिंग के बारे में सब कुछ जानते हो, अगर आप ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? इसीलिए जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बिल्कुल फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप जो भी आपको डेफिनेशन याद है वो साफ साफ लिखो।
अपने मन से ही लिखो, लेकिन साफ साफ लिखो। तो कभी कुछ लिख देते हैं बच्चे, कभी कभी किसी के कॉपी में जो है अकाउंटिंग का पता नहीं कौन सा डेफिनेशन रहता है, तो कभी कोई कॉपी में है ना, कॉपी भरने के लिए कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख दिए, रामायण महाभारत कुछ भी डाल देते हैं, सॉन्ग्स वगैरह लिख देते हैं, गाना का इस्तेमाल कर देते हैं। मत करिए ऐसा। आता है लिखिए, जितना आता है उतना ही लिखिए, उसमें आपको नंबर उतना मिल जाएगा। फेथफुल प्रेजेंटेशन करिएगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, फेथफुल प्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, कुछ भी भरने की कोशिश करिएगा, नंबर जाहिर सी बात है आपको नहीं मिलेगा। और इस तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई नंबर आपको अगर 2-4 नंबर ज़्यादा मिल भी जाता है ना, कभी एवरेज मार्क में चला गया, नंबर मिल भी गया, लेकिन फाइनली जब आप अल्टीमेटली जॉब के लिए पढ़ाई करोगे तो आपको उस समय आपका जो आपने जो चीट किया है, यहाँ पर जो फेथफुल प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, चीट करने की कोशिश की है, वहाँ पर काम नहीं आएगा आपको। जॉब निकालने के लिए जितना भी सब्जेक्ट है उसको आपको तरीके से पढ़ना ही होगा, डीप नॉलेज का होना ही पड़ेगा। 11th-12th आप निकाल लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, लेकिन जब अल्टीमेटली जॉब के लिए पढ़ाई करोगे ना तो उसमें चीज़ें बहुत डीपली रहेगी। अब वहाँ पर आपको सारा एक एक चीज़ टॉपिक आपको पढ़ना ही होगा, तो फिर अभी से क्यों नहीं करोगे ये काम। तो फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो बिल्कुल फेथफुल होना चाहिए। अकाउंटिंग के टर्म्स में अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी अकाउंटिंग दे रहा है वो बिल्कुल फेथफुल होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब हम आपको समझाएंगे कि कुछ कुछ चीज़ों को करने का स्टैंडर्ड होता है। आप अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते। जैसे अगर रास्ता पे चलना है आपको, तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आपको लेफ्ट साइड से चलना है, तो लेफ्ट साइड से ही चलना है। अगर आप राइट साइड से चलोगे तो जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उसको आप फॉलो नहीं करोगे और आपका एक्सीडेंट होगा। इसीलिए जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उसके आधार पे आपको काम करना है। यानी प्रेजेंटेशन कैसा करना है, अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन कैसा देना है, तो फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख लिया है। ये सारा जो आपका अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है वो मनी के टर्म्स में नहीं है, आप देख लो, कोई भी चीज़ मनी के टर्म्स में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? क्वालिटेटिव, यानी आपका गुणात्मक विशेषता अकाउंटिंग का है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपके नोट्स में आगे, यहाँ पर फिर आपका है कि टाइप्स ऑफ या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।